क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। जो हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं उनके लिए स्पर्श भाग 2 की किताब चलती है और इसी क्रम में जो इसमें गद्य खंड दिया गया है उसमें एक कहानी है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। आज इस कहानी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कहानी की ओर बढ़ने से पहले बच्चों, हम जानते हैं प्रेमचंद के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। प्रेमचंद इनका मूल नाम नहीं था, यानी मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और यह लेखन कार्य, यानी जब इन्होंने हिंदी में अपना लेखन कार्य शुरू किया तो ये प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिए, मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिए। इन्होंने नवाब राय के नाम से भी लेखन कार्य किया और इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही नामक गांव में हुआ था, जो वाराणसी के निकट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हो गई थी। इन्होंने हिंदी भाषा में केवल लेखन कार्य नहीं किया, बल्कि उर्दू में भी इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं। इन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखा, नाटक लिखी और इनकी गिनती महान साहित्यकारों में से की जाती है। ये थी प्रेमचंद के जीवन के बारे में कुछ बातें। अब कहानी बड़े भाई साहब, जैसा कि शीर्षक है बड़े भाई साहब। हम में से कई सारे के बड़े भाई साहब होंगे, आप बच्चों में से भी जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो आप सबके भी बड़े भाई साहब हैं। तो किस तरह का व्यवहार रहता है आपके बड़े भैया का, यानी आपके बड़े भाई साहब का आपके प्रति, अगर आप छोटे हैं या फिर आप खुद बड़े हैं तो अपने से छोटों के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति किस तरह का व्यवहार रहता है। तो ये सारी जीवन की घटनाएं अपने आप वास्तविक जीवन में भी ये महसूस करते होंगे। उन्हीं सारी घटनाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। वास्तव में ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर की कहानी है। मनोविज्ञान का अर्थ है आपके मन के विचार, आपके मन की स्थिति, आपके मन के हाव भाव इस पर आधारित है कि किस परिस्थिति में आपके मन में क्या भावनाएं उमड़ रही हैं। ये सारी बातें इनमें की गई हैं। और इस पाठ में बड़े भाई साहब की जहाँ जिम्मेदारी दिखाई गई है, वहीं यह भी दिखाया गया है कि किस तरह बड़े भाई साहब बड़े होने का कर्तव्य निर्वाह करने के कारण उस बड़े भाई को अपनी इच्छाओं की, अपनी निजी इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये सारी बातों की चर्चा इस कहानी के अंदर है। कहानी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी शुरू होती है जो मेरे बड़े भाई साहब है उनके छोटे भाई से। छोटे भाई कहते हैं, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन वे मुझसे केवल 3 दर्जे आगे थे। जाहिर सी बात है, जब 5 साल बड़े हैं भाई साहब और 3 दर्जे आगे हैं, केवल 3 ही दर्जे। तो अब क्या है कि दोनों ने साथ साथ पढ़ना शुरू किया था। वे 1 साल की पढ़ाई 2-3 साल में करते थे। ये छोटे भाई साहब अपने बड़े भाई के बारे में बता रहे हैं कि बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं और 3 दर्जे आगे हैं। मतलब अगर छोटा भाई क्लास 2 में है तो बड़ा भाई कितने हैं? बड़ा भाई 5वीं में है। लेकिन दोनों ने साथ साथ पढ़ना शुरू किया था। और वे कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं 1 साल की पढ़ाई, मतलब 1 कक्षा की पढ़ाई 2-3 साल में करते थे, ताकि उनकी नींव मजबूत हो जाए। नींव मजबूत होने का अर्थ है कि वो सारी जानकारी एकत्रित कर ले जो उस पुस्तक में है, उस कक्षा में है। ऐसा होता है कि हम लोग किसी क्लास को पास कर लेते हैं, लेकिन
उसकी सारी बातें, उसकी सारी जानकारियाँ, उस क्लास में जितनी जानकारी दी गई है, उसमें जितनी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं, वो सारी जानकारी आप पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं, उसमें कुछ न कुछ छूट जाता है। तो इनके बड़े भाई साहब जो हैं वो 2-3 साल एक ही कक्षा में इसलिए पढ़ते थे कि उनकी नींव मजबूत हो जाए। मेरी उम्र 9 साल थी, वे 14 साल के थे। यानी छोटे भाई साहब की उम्र कितनी है? 9 साल। और उनके बड़े भाई कितने हैं? 5 साल बड़े, यानी 14 साल के। वे मुझ पर निगरानी रखते थे, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। ये क्या है कि कोई भी बड़ा आपसे जब बड़ा होता है तो स्वतः ही उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, और साथ ही साथ ये अधिकार भी मिल जाता है कि अगर वो बड़ा है तो आप पर हक जता सकता है, आप पर अधिकार जता सकता है, आपको डांट डपट सकता है, आपको कोई उपदेशात्मक बात बता सकता है, ज्ञान की बात बता सकता है। इस तरह की जो बात है आप अपने वास्तविक जीवन में भी महसूस करते होंगे कि ये सारी बातें वास्तविक जीवन में जो लागू होती हैं वही यहाँ पे दी गई हैं। और बराबर ये होता था कि बड़े भाई साहब ये उम्मीद करते थे अपने छोटे भाई से कि बड़े भाई साहब जो भी हुक्म दे, जो भी उपदेश दे, जो भी ज्ञान की बातें बताए, उनको वो छोटा भाई समझे और वो अपने जीवन में उतारे, उसे लागू करे। और फिर बड़े भाई साहब के बारे में छोटे भाई और आगे बताते हैं कि वे स्वभाव से अध्ययनशील थे, यानी पढ़ाकू थे, दिन रात पढ़ाई में लगे रहते थे। क्योंकि जब पहले ही प्रेमचंद कहते हैं छोटे भाई के माध्यम से इस कहानी में कि किस तरह से वह एक क्लास की पढ़ाई में 2-3 साल लगा दिया करते थे। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सारी जो बातें हैं वो उनकी दर्शाती है कि किस तरह से वो पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाते थे, और ताकि उनकी नींव मजबूत हो जाए, इस तरह से वो सोचते थे। वे विभिन्न प्रकार की तस्वीरें कॉपियाँ में बनाया करते थे। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। छोटे भाई सब बता रहे कि छोटे भाई की मन कभी पढ़ाई में नहीं लगता था। वो क्या करता था, अक्सर समय मिलने पर वो दोनों भाई चूँकि हॉस्टल में रहते थे, छात्रावास में रहते थे, आप में से बहुत लोग छात्रावास में रहते हैं, तो जब भी मौका मिलता बड़े भाई साहब पढ़ाई में बिजी रहते, व्यस्त रहते, तो छोटे भाई साहब क्या करते, छोटे भाई बाहर निकलकर खेलना शुरू कर देते थे। और जब खेल कूद कर कमरे में वापस आता तो भाई साहब क्रोधित हो जाते हैं। यानी छोटा भाई जब कमरे में वापस आता, जाहिर सी बात है इतने देर तक वो बड़ा भाई पढ़ाई कर रहा है और छोटा भाई अगर बाहर घूम रहा है, भटक रहा है, खेल में व्यस्त है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप छात्रावास में रह रहे हैं तो आपको घर से बाहर अगर भेजा गया है और उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप वहाँ पर रहकर पढ़ाई करें। और छोटे भाई को इस तरह से देखकर वो क्रोधित हो गए बड़े भाई साहब, और डांटते हुए कहते हैं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। वह डांट कर कहते हैं कि अंग्रेजी की जो पढ़ाई है इतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो, और एक हर्फ भी ना आएगा। एक हर्फ भी ना आएगा जिसका अर्थ होता है, हर्फ मतलब एक शब्द भी आप नहीं सीख सकिएगा। ये बड़े भाई की नसीहत है छोटे भाई के लिए। और आगे कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं। वो अपनी बात को कहते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। मतलब अंग्रेजी कितनी कठिन है, इस बात
पर वो जोर डालते हैं और अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करते हैं और फिर आगे कहते हैं, और आती क्या है, हाँ कहने को आती, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो। बड़े भाई की नसीहत मिलती है। बड़े भाई डांटते हैं कि कहते हैं, अगर इसी तरह तुम्हें भटकना है, इसी तरह अपनी उम्र गुजारनी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो यहाँ क्यों हो, छात्रावास में क्यों हो। छात्रावास में हमें घर से हमारे दादा की गाड़ी कमाई, दादा उनके पिताजी को वो दादा कहते थे, तो दादाजी जो पिताजी की कमाई है उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। वहाँ रहो और चले जाओ वापस घर, वहाँ पे मज़े से गुल्ली डंडा खेलना। गुल्ली डंडा खेल आप जानते हैं। तो ये एक जो भाव है बड़े भाई का, एक संरक्षण का भाव है छोटे भाई के प्रति, और वो चाहते हैं कि छोटा भाई कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं बुरी संगति में ना चला जाए, कहीं उसका जो करियर है उसके जीवन के लक्ष्य से भटक ना जाए, क्योंकि बड़े मेहनत से पैसे कमाकर पिताजी हमें देते हैं, तब जाकर हम यहाँ छात्रावास में रह के इतनी दूर आकर पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे भाई अपनी मन की बात कहते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मैं इस तरह की लताड़ सुनकर रोता रहता, और इस तरह की डांट जो मिलती छोटे भाई को, वह रोते रहता था। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती, सोचता गांव चला जाऊं, फिर हिम्मत करके टाइम टेबल बनाता, पर उस पर अमल न कर पाता। प्राकृतिक वातावरण मुझे इस कदर लुभाता कि फिर मैं खेलने निकल पड़ता। छोटे भाई अपने मन की जिज्ञासा बताते हैं, अपने मन के भाव बताते हैं। वह बताता है, वो कहता है कि उनकी बातें मुझे चुभती हैं और मुझे इस बात का ज्ञान होता है कि कितनी कठिन है यह पढ़ाई, और मेरी हिम्मत टूट जाती है। फिर लगता है कि बड़े भैया ठीक कह रहे हैं, गांव ही चला जाने में भलाई है। लेकिन फिर सोचता हूँ कि एक बार कोशिश करनी चाहिए, फिर हिम्मत करके पढ़ने का टाइम टेबल कि इतने बजे मुझे नाश्ता करना है, इतने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे अंग्रेज़ी की पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे हिंदी की पढ़ाई करनी है, ये सारे टाइम टेबल बनते हैं और अंततः ढाक के 3 पात, यानी उस पर अमल नहीं हो पाता है। उसे उसका अनुसरण करना चाहिए, जो टाइम टेबल बनता है, समय सारणी बनाई जाती है छोटे भाई के द्वारा, लेकिन वो अमल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बाहर का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, ये पेड़ पौधे, खेत खलिहान, मैदान, ये सारे जो वातावरण है, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सारा उसे इस कदर लुभाता है कि वो बाहर ही चला जाता है और खेलने लगता है। आगे कहानी बढ़ती है। वार्षिक परीक्षा में भाई साहब फेल हो गए और मैं कक्षा में प्रथम आया। छोटा भाई कह रहा है कि उसके जो बड़े भैया हैं वह एनुअल एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं, और ये छोटे नवाब, छोटे भाई साहब कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। अब ये बड़े ताज्जुब वाली बात है कि वह खेल में व्यस्त रहने वाला लड़का कक्षा में प्रथम आता है, और जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, दिन रात किताबों में लगा रहता है, उनके बड़े भैया, वह फेल हो जाता है। अब हम दोनों में केवल 2 साल का अंतर रह गया, यानी 3 साल का अंतर था पढ़ाई में, दर्जे में, लेकिन 1 साल तो भाई साहब फेल हो गए बड़े भैया। तो अब कितना अंतर रह गया? 2 अंतर रह गया। अब मैं भाई साहब से कहना चाहता था कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, पर फिर चुप रह गया। मैं फिर खेलकूद में लग गया। फिर वह छोटा भाई था, वही सवाल करना चाहता था बड़े भैया से कि आप तो बराबर पढ़ते रहते, दिन रात आपने पढ़ाई की, आपका क्या हुआ? आपके परीक्षा परिणाम में तो आप फेल हो गए, और आप मुझे ज्ञान देते हैं। आप जो दिन रात तपस्या करते, दिन रात पढ़ाई में एक कर दिए,
उसका क्या। लेकिन फिर वह मन ही मन कुछ सोचता है, अपने भाई का सम्मान करता है, अपने बड़े भैया का सम्मान करता है। शायद ये भाव जाग गया हो और वो फिर खेलकूद में लग जाता है। एक दिन बड़े भाई साहब मुझ पर टूट पड़े। छोटा भाई कहता है, एक दिन बड़े भाई साहब मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल हो गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर डराना शुरू कर दिया। जब बड़े भाई साहब देखते हैं कि यह इस बार कक्षा में प्रथम आया तो वह बाहर ही खेलता है और बड़े भाई की ये मजबूरी हो जाती है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वह दिन रात पढ़ाई करते थे और अपने छोटे भाई को बार बार पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते थे। लेकिन वह खुद ही, बड़े भैया खुद ही फेल हो जाते हैं और उसका जो छोटा भाई है, उनका जो छोटा भाई है, वह परीक्षा में अव्वल आता है, परीक्षा में पहले दर्जे से पास होता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग हो गया है, यानी तुम्हारे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, यानी तुम अपने आप को तेज समझने लगे हो। वो कहते हैं कि भाईजान, अगर आप इस तरह से घमंड में चूर रहेंगे तो अच्छे अच्छों का घमंड चूर हो गया है। आप तो अभी अभी पहली दफ़ा परीक्षा में पास किए, पहले अव्वल दर्जे से। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए अपने छोटे भाई को। उन्होंने कई राजाओं के नाम लिए कि उन्होंने किस तरह से युद्ध में उन राजाओं को पराजय मिली जब वह इस तरह से आश्वस्त हो गए कि हम जीत हमारी ही होगी। तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बात यह भी है कि आप बच्चों से भी अनुरोध है कि आप पढ़ाई करते रहें, रोज़ाना पढ़ाई करें और खेलकूद भी करें, लेकिन सब कुछ अपनी परिस्थिति स्थिति को देखते हुए और सबकी एक सीमा के अंदर। उन्होंने इतिहास, अलजेब्रा के विषय में भी बताया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को भी कहा। उन्होंने कहा, उनके बड़े भैया कहे कि समय की पाबंदी पर तुम निबंध लिखो, 4 पन्ने का लेख लिखो। स्कूल का समय निकट था और भाई साहब का उपदेश जारी था, यानी भाई साहब उपदेश दिए जा रहे थे, बड़े भैया छोटे भाई को कहे जा रहे थे, क्योंकि उनका बड़े भाई छोटे भाई का जो रवैया था वो बदल गया था प्रथम आने के बाद, इसलिए उनसे रहा नहीं गया बड़े भाई साहब से। तो उन्होंने ये सारी बातें, ये ज्ञान की बातें, ये सारी बातें अपने छोटे भाई को कही। हर बार की तरह फिर सालाना परीक्षा हुई, वार्षिक परीक्षा हुई। संयोग से इस बार फिर भाई साहब फेल हो गए, यानी बड़े भैया फिर फेल हो गए और मैं फिर पास हो गया, यानी छोटे भाई पास हो गया। भाई साहब ने अत्यधिक परिश्रम किया। मुझे उन पर दया आ रही थी। छोटे भाई कह रहे हैं कि मुझे उन पर दया आ रही थी। नतीजा सुनकर वे रो पड़े। बड़े भाई को बड़ा दुख होता है कि फिर इस बार मैं फेल हो गया और मेरा छोटा भाई, जिसको मैं इतनी ज्ञान की बातें कहता हूँ, वो पास हो गया। अब मेरे और उनके बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया। छोटा भाई सोच रहा था कि 3 दर्जे का अंतर था, 3 क्लास का अंतर था, और इस बार को मिलाकर मैं 2 बार पास हो गया और दोनों बार मेरे बड़े भैया फेल हो गए। तो कितनी कक्षा का अंतर रहा? 1 कक्षा का अंतर। वास्तव में छोटा भाई यह सोचता है, वास्तव में यह उनके उपदेशों का ही सार था कि मैं पास हो गया और वे फेल हो गए। अब उनका व्यवहार नरम हो गया था। उन्होंने मुझे डांटना बंद कर दिया। मेरे मन में भी यह धारणा घर कर गई कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। छोटा भाई जब 2-2 बार पास कर गया तो बड़े भाई को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह उन्हें डांटना छोड़ दिए। उनका व्यवहार नरम हो गया और छोटा भाई यह सोचने लगा मन ही मन, मैं तो पास कर ही जा रहा हूँ खेलने के बावजूद भी, तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर में कनकौआ लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था। कनकौआ कहते हैं बड़ी सी पतंग को।
अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। भाई साहब भी उधर से आ रहे थे, बड़े भैया, और मैं, छोटे भाई जो हैं वो बड़ी सी पतंग लेने के लिए दौड़ रहे थे। बड़े भैया फिर डांटना शुरू कर दिए। फिर वो कहने लगे कि एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। यानी वो कहते हैं कि एक ज़माना था जब कम पढ़ाई करके भी लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हुआ करते थे, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते थे। नायब तहसीलदार एक पद होता है राजस्व से संबंधित, जो रुपये पैसे से संबंधित है, सरकारी पद है। तो ये एक ज़माना था, लेकिन आजकल लोग इतनी डिग्रियां लेकर भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनके बड़े भैया इनको समझा रहे हैं। उस समय 8वीं कक्षा को बहुत अहमियत दी जाती थी। वो कहते हैं कि हाँ, ये सही बात है कि उस ज़माने में एक ज़माना था जब 8वीं कक्षा पास करके लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन, इसलिए उसे अहमियत दी जाती थी। तुम हो कि 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हैं। बड़े भैया के अंदर फिर उपदेश वाले भाव जाग जाते हैं और वो कहते हैं अपने छोटे भाई को उसी मैदान में जहाँ वो दौड़ रहा था बड़ी पतंग को लेने के लिए कि तुम बाजारी लड़कों कहने का मतलब है जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग तरह तरह के कथनों द्वारा अपने छोटे भाई को डांटते, फटकारते और अनुभवजन्य बातें कहते हैं जब कोई बड़ा भाई होता है उसके पास अपने जीवन का अनुभव होता है तो वो चाहता है कि अपने छोटे भाई को दे। डांट से, फटकार से, ये सारी बातें कहते हैं। भाई साहब का मानना है, बड़े भैया का मानना है कि जीवन जीने के लिए अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। तो वो समझाते हैं अपने छोटे भाई को कि देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत पढ़ाई कर ले रहे हो तो तुम्हें जीवन का अनुभव आ जाएगा, तो ये तुम सही नहीं सोच रहे हो। जीवन का अनुभव जब आप अपने जीवन को जीते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत सारे जीवन में कई सारी घटनाएं होती हैं, तब अनुभव आपका बढ़ता रहता है। और बड़े भैया कहते हैं कि घर का काम काज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक रख पाते हैं, यानी हम बच्चों से ये काम नहीं हो पाएगा। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब कितना अनुभव तथा ज्ञान रखते हैं। तब उन्हें मालूम हुआ, छोटे भाई को लगता है कि मेरे बड़े भैया वाकई में अनुभवी हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। फिर दोनों की जो बीच की दूरियां थी वो खत्म हो गई। वो बड़े उदाहरण देते हैं और छोटे भाई को भी अंततः यह बात समझ में आती है कि मुझे बड़े भाई की जो भावना है उसका सम्मान करना चाहिए। मैं भी उनके ज्ञान के प्रति नतमस्तक हो गया, यानी मैंने अपने बड़े भैया के सामने सर झुका लिया। वे कहने लगे, जब तक मैं हूँ तुम बेराह न चलने पाओगे, यानी तुम्हें मैं भटकने नहीं दूंगा। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम अव्वल दर्जे से पास कर रहे हो तो तुम इधर उधर अपने मन से भटक पाओगे, खेल पाओगे नहीं। मेरी निगरानी हमेशा तुम्हें बेराह मतलब राह से नहीं भटकने दूंगा। इतने में ही एक कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, इसलिए उन्होंने उछलकर पतंग पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। कनकौवा यानी बड़ी सी पतंग। तो ये कहने का मतलब ये है कि बड़े भैया का भी खेलने का मन होता, लेकिन उन्हें लगता था कि अगर मैं खेलने चला जाऊं, मैं ही और पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में व्यस्त रहूं, तो मेरा छोटा भाई मुझसे क्या सीखेगा? क्या वह मेरी बात मानेगा? वह तो मुझे मुंह पर ही तपाक से कह देगा कि आप तो पहले पढ़ते नहीं हैं, तो आप मुझे क्या सीख दे रहे हैं, मुझे ज्ञान की बातें क्यों दे रहे हैं? तो इस तरह से बड़े भैया अपने आप को बांध कर रखे होते, जबकि उनके मन में भी बाहर खेलने की इच्छा थी, बाहर जाने की इच्छा थी, समय बिताने की इच्छा थी, पढ़ाई के अलावा और अन्य कार्यों में अपने आप को
वो लगाना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे भाई का सोचकर वो ऐसा नहीं कर पाते थे। इस कहानी में और एक बात पता चलती है बच्चों कि केवल हमें पढ़ाई 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 दिन रात पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए, लेकिन सीमा के अंदर। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर आप खेलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने मन को तरोताज़ा करने के लिए थोड़ी देर खेलें अपने अभिभावक के संरक्षण में, और फिर अपनी जो स्कूल का काम है, स्कूल में जो आपको होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें या जो भी आपकी विषय वस्तु से संबंधित है, आप मन से पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और बड़े भाई साहब पाठ का आप फिर से एक बार अध्ययन कीजिए स्वतः। ये कहानी आपको क्या सीख देती है, ये आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।